नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आप सभी के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामना। आज के दिन मैं एक वीडियो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र ही जारी कर रहा हूं, जो इस बात की समीक्षा के लिए है, सोचने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो ये दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में 370 के ऊपर सीट जीतेगी और एनडीए 400 के ऊपर। ये फिगर हम इसलिए आपके समक्ष रख रहे हैं कि आप खुद सोचेंगे फिगर्स को देखकर कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के जोश को बनाए रखने के लिए है, उनको पूरे तौर पर जुझारूपन उनमें लाने के लिए है, या इसमें सच्चाई कहाँ तक है, कहाँ तक बीजेपी और एनडीए पहुँच सकता है। तो एकदम एक एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं और जो 2019 में जीती गई सीटें हैं बीजेपी की और एनडीए की, उसकी भी हम लोग इस स्थिति को देख लें। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीट में से अपने सहयोगी अपना दल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र में उस वक्त शिवसेना के साथ गठबंधन था बीजेपी का, और बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर कुल 41 सीटें, जिसमें बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बिहार में 39 में से 17 सीट बीजेपी ने जीती थी और 22 सीट एलाइड पार्टीज ने जीती थी। तमिलनाडु में कोई सीट, जो 39 सीट है, वो उसमें से कोई सीट नहीं जीती थी बीजेपी ने। मध्य प्रदेश में 28 में 2800 सीट जीत गई थी। कर्नाटका में 28 में 25 सीट बीजेपी ने जीता था। गुजरात में 26 में 26 जीता था। राजस्थान में 25 में 24 और एक उसकी एलाइड पार्टी जो बेनीवाल साहब की थी, जो अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, उनके द्वारा जीती गई थी। आंध्र प्रदेश में जो 25 सीट है, वहाँ एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी का समझौता हुआ है तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के साथ। ओडिशा में 21 सीट में से 8 सीट बीजेपी ने जीती थी। केरला 20 में से कोई भी सीट नहीं जीती थी। तेलंगाना में 17 में से 4 सीट जीती थी। असम में 14 में से 9 सीट जीती थी। झारखंड में 14 में से 11 सीट जीती थी। पंजाब में 13 में से 2 सीट जीती थी और अकाली दल जो गठबंधन में थी वो 3 सीट जीती थी। छत्तीसगढ़ में 11 में 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हरियाणा में 10 में 10 और दिल्ली में 7 में 7 सीटें जीती थी। जम्मू कश्मीर में 6 में 3 सीट जीती थी। उत्तराखंड में 5 में 5, हिमाचल प्रदेश में 4 में 4 सीट जीत गई थी। मणिपुर में 1 सीट खुद बीजेपी ने और 1 सीट इनकी सहयोगी पार्टी ने जीती थी। गोवा में 2 में से 1 सीट बीजेपी ने जीती। त्रिपुरा में 2 में दोनों सीट बीजेपी ने जीती। मेघालय में बीजेपी ने 2 में से कोई सीट नहीं जीती थी, वहाँ लोकल जो पार्टी है वो जीती थी। अरुणाचल में 2 में से दोनों सीट जीत गई थी। सिक्किम में 1 सीट है, वो सिक्किम में जो एक अभी जो एसकेएम पार्टी है सत्ता में, उसने जीती थी और इसके साथ गठबंधन था बीजेपी का। जो गठबंधन इस बार नहीं हुआ है, वो गठबंधन टूट गया है। लक्षद्वीप में 1 सीट है, वो एनसीपी को मिली थी। चंडीगढ़ में 1 सीट बीजेपी ने जीती थी। पुडुचेरी में 1 सीट वो बीजेपी के पास शायद नहीं थी। नागालैंड में 1 सीट जो थी वो एलाइड पार्टी के साथ में थी। मिजोरम में 1 सीट वो भी एलाइड पार्टी के पास थी। अंडमान निकोबार में 1 सीट वो भी ये शायद एलाइड को ही थी। दादर नगर हवेली में 2 सीट थी, वो भी बीजेपी के पास नहीं थी। कुल 303 सीटें बीजेपी जीती थी और जो एनडीए था वो 352 सीट पर उसे सफलता मिली थी। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें सीट बढ़ने की स्थिति कहाँ कहाँ आ सकती है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी 64 है, इसमें फिगर बढ़े, चूँकि एबीपी के सर्वे के मुताबिक भी 74 या 75 सीट दिखलाई जा रही है, तो 10 सीट इसमें प्लस हो सकता है।
रिजल्ट जो हो, चूँकि समाजवादी पार्टी का भी दावा अपना अलग है। महाराष्ट्र में चूँकि शिवसेना भी दो गुटों में बट गई है, एक इनके पक्ष में है, एक विपक्ष में है इंडिया ब्लॉक में, और जो एनसीपी है वो भी दो गुटों में बटी हुई है, एक बीजेपी के साथ है, एक इंडिया के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ है। पश्चिम बंगाल में सीट बढ़ने की संभावना मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगती। बिहार में चूँकि 39 सीटें हैं एनडीए के पास, और इस बार जो स्थिति है महागठबंधन की मजबूती को देखते हुए ही एबीपी वोटर सर्वे ने दिया है कि महागठबंधन भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, इसलिए यहाँ भी घटने की स्थिति है। मध्य प्रदेश में तो एकदम मैक्सिमम पर है, कर्नाटका में 28 में 25 एबीपी वोटर ओपिनियन के मद्देनज़र वहाँ भी 4-5 सीट कांग्रेस के पक्ष में दिखलाई जा रही है। गुजरात 26 में 26 सीट है, इसलिए बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। राजस्थान में भी बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। आंध्र प्रदेश जहां 0 सीट है बीजेपी की, वहां पर तमिलनाडु टीडीपी 18 सीटों पर लड़ रही है, अब उनकी एलाइड पार्टी है। अगर यहीं पर कोई चमत्कार हो जाए तब कुछ कहा जा सकता है। ओडिशा में जो 21 में 8 सीटें हैं बीजेपी के पास, वहाँ भी गठबंधन होते होते नहीं हो पाया, इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पर चूँकि बीजू जनता दल काफ़ी मजबूत स्थिति में है, बीजेपी वहाँ पर अगर बढ़ा भी पाएगी सीट तो मैं समझता हूँ कि 1-2 सीट से ज़्यादा बढ़ने की स्थिति नहीं ही आएगी। केरला में जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास के बाद भी मैं समझता हूं कि शायद अगर खाता खुल जाए तो ये चमत्कार माना जाएगा। तेलंगाना में जहां 4 सीट है इनकी 17 में, लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और जो वोट परसेंटेज है उससे लगता है कि अगर बीजेपी 4 सीट अपनी बचा ले जाए यही बहुत बड़ी बात है। असम में भी 14 में 9 सीट है, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अगर बढ़ेगा भी तो 1-2 सीट बढ़ सकता है। झारखंड में 14 में 11, यहाँ भी बढ़ने की गुंजाइश नहीं के बराबर है। जिस तरह से मुख्यमंत्री रहे श्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं, उसमें मुझे लगता है कि इसमें बढ़ने की गुंजाइश कम लगती है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही वोट शेयर काफ़ी अच्छा है, अभी उनकी वहाँ बीजेपी जो 2 सीट पर है उससे बढ़ने की स्थिति मैं समझता हूँ कि नहीं के बराबर है। छत्तीसगढ़ में चूँकि 11 में 9 सीटें हैं, अगर बढ़ेगी तो 1 से 2 सीट और बढ़ जा सकती है। हरियाणा में 10 सीट है, वहाँ भी बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, 1-2 सीट घट ही सकता है। दिल्ली में 7 सीट है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हुआ है, या तो बीजेपी 7 पर रहेगी या 1-2 सीट 3 सीट घट भी सकती है। J&K में 3 सीट है, 3 सीट से बढ़ने का, चूँकि जो श्रीनगर का इलाका है वहाँ पर बीजेपी को सीट मिलने की कोई संभावना नहीं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में चूँकि मैक्सिमम सीट जीत चुकी है, इसलिए बढ़ने की सवाल नहीं। और उसके बाद जो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी छोटी छोटी है, वहाँ पर भी कोई खास परिवर्तन नहीं हो सकता है। और जो अभी तक टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीट पर अनाउंस कर दिया है, और भी हमको लगता है कि लगभग 65-70 सीट और अनाउंस करेगा। चूँकि जो एलाइड पार्टीज़ हैं उनके शेयर में भी मैं समझता हूँ कि शायद 75 के आसपास सीट आएगी। अभी जो ये एक एबीपी वोटर का जो ओपिनियन पोल आया है उसके फिगर को देखने से लगता है कि उसमें बहुत मेहनत करके ये बनाया गया है, जो एनडीए को 295 से 335 सीट पर दे रहा है, जबकि इंडिया ब्लॉक को 165 से 205 पर। इससे भी यह फिगर स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सामान्य बहुमत हासिल कर ले तो ये एक इम्पोर्टेंट बात होगी। और मैं समझता हूँ कि अभी जो स्थिति है ये पहली बार मुझे लगता है कि जैसे गुजरात में 2 कैंडिडेट्स ने बीजेपी के टिकट पर लड़ने से इनकार कर दिया है कुछ व्यक्तिगत कारण बतलाते हुए, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 2 सीटों पर कैंडिडेट ने इनकार किया है, और पश्चिम बंगाल में भी 1 सीट पर इनकार किया गया, जो शायद ये पहली घटना है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, और अब इंडिया ब्लॉक 31 मार्च को
माने एक रैली कर रही है दिल्ली में के रामलीला मैदान में। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि यदि रामलीला मैदान की ये रैली सफल होती है तब निश्चित तौर पर विपक्ष भी पूरा जोर लगाएगा पूरे देश में और इशू को उठाएगा कि क्या सारे भ्रष्टाचार वाले लोग जो हैं सिर्फ विपक्षी खेमे में हैं और सत्तारूढ़ दल में कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। ये तब वो कितना प्रचारित कर पाएंगे विभिन्न नेताओं के मामले को, चाहे वो येदियुरप्पा साहब का मामला हो, रेड्डी बंधु का मामला हो, हिमंता बिश्व शर्मा साहब जी का मामला हो, शुभेंदु अधिकारी जी का मामला हो, अजित पवार जी, छगन भुजबल जी, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे और श्री अशोक चौहान। ये जो सर्वश्री ये जितने नाम मैंने बतलाए इनके मामले को कितना बीजेपी आगे ले जाती है। इस बीच इलेक्ट्रल बॉन्ड का रिपोर्ट आ गया है, इसे ये बीजेपी कैसे इससे सलटती है और विपक्षी पार्टियां इसमें कैसे घेरती हैं सत्तारूढ़ दल को। दिल्ली की महारैली के बाद भी बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। अगर भीड़ नहीं जुटी तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि इंडिया ब्लॉक कमज़ोर है और अगर भीड़ जुट गई तब बीजेपी को भी चिंतन करना होगा। लेकिन जो दावे हैं कि बीजेपी 370 सीट से ऊपर होगी और एनडीए 400 से ऊपर, मुझे लगता है कि ये तभी हो सकता है जब कोई चमत्कार दक्षिण की 130 सीटों में हो जाए, बंगाल में कोई चमत्कार हो जाए, महाराष्ट्र में कोई चमत्कार हो जाए, बिहार में कोई चमत्कार हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो स्लोगन है और जो बात टीवी चैनल्स भी बहुत बड़ी संख्या में उछाल रहे हैं, मुझे लगता है कि उस फिगर को प्राप्त करना एक चमत्कार ही माना जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय